नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग पुराने भर्ती परीक्षा में आए हुए साइंस के जितने भी प्रश्न होंगे उनके ऊपर हम लोग जो है आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एलडीसी का पेपर जो है उसके साइंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। रोजाना हम लोग 20 से 25 प्रश्नों पर साइंस के सॉल्यूशन करेंगे। आप भी तैयार रहें कि निश्चित रूप से हम लोग रोजाना डेली क्लास में 20 से 25% साइंस के सॉल्यूशन के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना? तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग एक बार तो प्रीमियर में चला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइव आने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट रेगुलर प्रोसेस में जुड़ जाएं। अभी वित्तीय स्वीकृति एलडीसी के एग्जाम को मिल चुकी है, अगर आपको पता हो तो। निश्चित रूप से निकट भविष्य में हम लोगों को ये पेपर तो देना ही पड़ेगा। इसमें 50 क्वेश्चन है, साइंस के 50 क्वेश्चन है, और 50 प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एलडीसी में आने वाले साइंस के प्रश्नों की पृष्ठभूमि जो है वो चेक करनी पड़ेगी। इस पेपर का कठिनाई स्तर किस तरीके से रहता है, इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही कॉमन पेपर है, 10वीं क्लास तक की जनरल साइंस इसमें पूछी जाती है। लेकिन हाँ, प्रश्नों का कठिनाई स्तर जो है बहुत बढ़िया लेवल का होता है। यानी कि एक प्रकार से लैंग्वेज से सेट किए हुए प्रश्न होते हैं, बहुत ही जनरल नहीं होते, थोड़े से सलीके से तैयार किए हुए प्रश्न होते हैं। तो अगर आप इस सेशन के साथ जुड़ते हैं, इस एग्जाम सॉल्यूशन के साथ जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत फायदा, बहुत लाभ मिलने वाला है दोस्तों। बिना देरी किए हम लोग आज फिर एलडीसी 2011 का जो साइंस 2011 का जो एग्जाम था उसमें से साइंस के प्रश्नों पर मैं आंसर जो है लेके आ रहा हूँ। हम धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट के भी आंसर लेकर आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें 50% है, लेकिन मैं 25-25 के सेट लेके आ रहा हूँ। तो क्योंकि एक्सप्लेन करना होता है, तो जब एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है ना? अब सबसे पहले देखो, वायरस जनित संक्रामक रोग है, ठीक है ना, इसका एक अपने इलाज थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। वैसे तो ट्रिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ट्रिक मैं बनाता नहीं हूँ कभी, लेकिन विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोगों का थोड़ा याद करने के लिए हम लोगों को ट्रिक्स का एक जगह पर हेल्प लेने की आवश्यकता है। ठीक है? तो मैं वो ट्रिक आपके लिए तैयार कर लेता हूँ। पहले ट्रिक बना लेते हैं अपने ना, किस तरीके से वो बना है। विषाणु जनित रोगों का ट्रिक कैसे तैयार होता है वो आप सब लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। विषाणु जनित रोग, वैसे तो ट्रिक हम लोग कभी, मैं तो कभी फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी आज इसको करेंगे अपने। रेखा हमें अब इस तरीके से है, ये नाम हिट करके ऐसे नाम बनाया गया है दोस्तों, है ना? इसमें कोई हमें कोई वैसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं इन वर्डिंग्स को। ठीक है ना? ये तो सिर्फ हमें बस इस नाम को याद करने के लिए एक तरीका बनाया गया है। ठीक है ना? अब इसमें जो जो नाम है वो नाम आप समझ लीजिए। देखो, पहले रे से आपके सामने बनेगा रेबीज, ख से आपके लिए बनेगा खसरा, है से बनेगा हर्पीस। ठीक है ना? और सभी का नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? में से बनेगा, मैं आपको बता दूं, मेनिंजाइटिस। अगर आप कंटिन्यू सॉल्यूशन के साथ जुड़ते हैं तो आपको जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, वुमेन सुपरवाइजर आदि में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों का आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? आप देखते जाओ। आपको याद होगा जो मैंने एक वीडियो बनाए थे इससे पहले वाला, उसमें मेनिंजाइटिस रोग के बारे में क्वेश्चन आ रखा था। मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क का बुखार, यानी कि दिमागी बुखार। तो थोड़ा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे साइंस सॉल्यूशन देखिए, आपको रिपीट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है ना? अब देखो, फिर ही से बनेगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अपने बोलते हैं किसको? पीलिया को। जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में भी मैंने आपको इससे पहले वाले सॉल्यूशन में बताया था कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। ये प्रश्न पेपर में आ रखा है। फिर देखो, टे से बनेगा ट्रेकोमा। अब हमें थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। टे से ट्रेकोमा मैंने बनाया, हालांकि टे से टाइफाइड, टे से टीबी, है ना, टे से टिटनेस, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेकोमा बनाना है जब हम विषाणुजनित रोगों की बात करते हैं। बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजों का ध्यान रखें। इससे कोई रोग नहीं बनता। पोइचे से 3 रोग बनते हैं। देखो, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, चे से चेचक, छो से छोटी माता,
छोटी माता, चेचक को अपने बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, छोटी माता को अपने बोलते हैं चिकन पॉक्स। मैं लिख देता हूँ, इसको अपने बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ये क्वेश्चन याद रखने लायक है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं स्मॉल पॉक्स छोटी माता, गलत बात है ना। और छोटी माता को अपने कहते हैं क्या, चिकन पॉक्स। इसे चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है, इसे चिकन पॉक्स अपने कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो, डैश से बनेगा क्या, डेंगू, ठीक है ना। गैस से बनेगा अपने पास क्या, गलसुआ, गैस से गलसुआ बनेगा। ई से क्या बनेगा, इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा बनेगा, ठीक है ना। आप इसमें ढूंढ दो बस, वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है, खसरा। इसमें आपको पता चल गया वायरस जनित संक्रामक रोग कौन से है, खसरा है, ठीक है ना। मोतीजरा जीवाणु से होता है, मोतीजरा टाइफाइड को कहते हैं, हैजा जीवाणु से होता है, क्षय रोग टीबी भी जीवाणु से होता है। सिंपल बात, इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, बाकी सबको पता ही है, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लें इस जगह पर। अब अगला सुने, टीका जो मोतीजरा अर्थात टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये जितने भी टीके हैं इनके नाम थोड़े से याद रखो, मैं सबके नाम लिख देता हूँ साथ साथ में। देखो डीपीटी जो है उसमें 3 टीके एक साथ हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टी से बनेगा टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है ना। अब हमें ध्यान देना है, देखो इसमें तो देखो डिप्थीरिया बोलते हैं आपके कंठ रोहिणी को, पर्टुसिस बोलते हैं काली खांसी को, टिटनेस टिटनेस को कहते हैं, तो इसमें टाइफाइड का तो नाम ही नहीं है। अब थोड़ा सा ये ध्यान दो, यहाँ इस पर ध्यान दो। देखो पहला टी ए बी, टी से तो बन गया जी टाइफाइड, ठीक है ना। अब ए और बी कैसे नाम पड़े, ए बना है देखो पैरा टाइफाइड ए से, फिर एक नाम पड़ा है पैरा टाइफाइड बी, ठीक है ना, पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी। तो इसका मतलब ये टीएबी जो है ना, इसका संबंध किससे, टाइफाइड से, क्योंकि ये टाइफाइड वर्ड इसी के लिए यूज हो रहे हैं, तो आप टीएबी बोलेंगे। डीपीटी 3 in 1 इंजेक्शन है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस 3 रोगों का ट्रीटमेंट करता है। अगर हम बीसीजी की बात करें तो बीसीजी जो है वो है बैसिलस कैलमेटबुरिन, बैसिलस कैलमेटबुरिन, ठीक है ना, ये ध्यान दें। ओपीवी आपको पता ही है, ओरल पोलियो वैक्सीन, विश्व का एकमात्र पिलाया जाने वाला टीका जिसकी खोज अल्बर्ट सेबी ने की थी, पोलियो से संबंधित है। बीसीजी जो टीका है सबको पता है, यह किससे संबंधित है, बीसीजी का टीका एक तो लगता है टीबी में, ठीक है ना, टीबी से संबंधित है ये टीका, ओके। नहीं, जो बीसीजी का टीका है यह लगता है कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ रोग में डीपीटी टीके का हम लोग बीसीजी टीके का हम लोग यूज क्या करते हैं। इस टीके की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैलमेट-गुरिन, कैलमेट-गुरिन नामक वैज्ञानिक ने इस टीके की खोज की थी। इस कैलमेट-गुरिन के सम्मान में हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा, बैसिलस कैलमेट-गुरिन। इस तरीके का पेपर में प्रश्न आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिना देरी के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक अभाव डेफिशिएंसी रोग है, कमी से होने वाला रोग, तो इसमें देखो हीमोफीलिया अनुवंशिक रोग है, हम सब जानते हैं हीमोफीलिया एक अनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। कैंसर जो है कोशिकाओं में होने वाला रोग है, कोशिका वृद्धि, सिंपल शॉर्ट में लिखूंगा। जबकि क्वाशियोरकोर और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, ए और बी दोनों आप राइट आंसर करेंगे 4 नंबर ऑप्शन। क्लियर, वो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी बताओ कौन सी है। वैसे तो टीबी बॉडी के सभी अंगों को प्रभावित करती है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीबी कौन सी है, फेफड़ों की टीबी। विश्व भर में अगर हम टीबी की बात करें तो फेफड़ों की टीबी सबसे ज्यादा, और भारत में तो सबसे ज्यादा है। और इसके पीछे का जो कारण है वो है, मैं आपको बता दूं, स्मोकिंग अर्थात धूम्रपान, स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, ठीक है ना। धूम्रपान जो है उस वजह से फेफड़ों की टीबी भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न सुने, वायुजनित रोगों का समूह। अब आप सीधा सीधा ये समझ लें, वायुजनित रोगों का समूह का मतलब है श्वास से संबंधित बीमारियां, ठीक है ना।
अब स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां कौन सी है? पहले ऑप्शन में सार्स, स्वाइन फ्लू और न्यूमोनिया। सार्स का पूरा नाम मैं आपके सामने बता देता हूं। सार्स से बनेगा देखो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें देखो जुखाम, मधुमेह, मधुमेह का लेना देना नहीं है, कैंसर, घेंगा, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, एड्स, हैजा, क्षय रोग, कोई मतलब नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसमें एकदम सटीक बैठेगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मैं आपको बताऊं देखो, सार्स रोग जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस। और लॉकडाउन तो सबको याद ही है, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, है ना। तो कोरोना वायरस जो है वो वायरस का नाम है, रोग का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोरोना को रोग बना दिया, वास्तव में वो वायरस था, उससे होने वाली बीमारी का नाम है सार्स रोग। अगला प्रश्न समझते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, हिंदी में बात करें तो गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग, है ना। ये कब होता है? जब पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव हो, केवल इसी कंडीशन में रोग होता है, ठीक है ना। पुरुष का आरएच एंटीजन महिला के गर्भाशय में भ्रूण के रूप में आरएच एंटीजन के रूप में जब उपस्थित होता है तो वहां पर एंटीबॉडी का निर्माण होता है और भविष्य में आने वाले आरएच पॉजिटिव भ्रूण के लिए वह एंटीबॉडी खतरा साबित होती है। इसी को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग के नाम से जानते हैं। सिंपल बात। तो ये वर्ड, ये क्वेश्चन तो लगभग 10वीं क्लास का प्रश्न है, आजकल लगभग सभी बच्चे सही करते हैं। यहाँ एक प्रश्न देखो, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह बताओ, इसको किस तरीके से पढ़ना है? 25% ए ब्लड ग्रुप होता है, याद ही रखना पड़ेगा। लगभग 35% बी ब्लड ग्रुप होता है, लगभग 30% जीरो ब्लड ग्रुप होता है, और ए बी रक्त समूह होता है लगभग 10%। समझ में आया? सबसे कम कौन सा है? ए बी, ठीक है ना। उसके बाद मैं बता देता हूँ, आरएच पॉजिटिव इंडिया में 93% है, आरएच नेगेटिव इंडिया में सिर्फ 7% है। समझ लो ना, आरएच पॉजिटिव इंडिया में 93% है और आरएच नेगेटिव इंडिया में कितने परसेंट है? 7%। क्लियर बात? तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे कम कौन है? ए बी नेगेटिव। समझ लो ना, सबसे ज्यादा कौन है? बी पॉजिटिव। वैसे ही आपका आंसर निकल गया जो आपसे बेसिकली पूछा गया था, आप सिंपल तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल मूंगा, रेड मूंगा क्या है वास्तव में? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड मूंगा होता है यह एक प्रकार का कोरल है, कोरल, ठीक है ना। कोरल क्या होते हैं? एक प्रकार के एनिमल्स होते हैं, एनिमल होते हैं, ये सिलेंट्रेट होते हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। इनको हम सिलेंट्रेट एनिमल बोलते हैं, सिलेंट्रेट हमारे एक संघ है, ठीक है ना। तो ये एक एनिमल होता है, और ये किस प्रकार का एनिमल है? समुद्री, ठीक है ना, समुद्री जंतु है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, राम सेतु है ना, वो भी एक प्रकार का कोरल है ना, कोरल से निर्मित है राम सेतु जो है वो। तो उसी तरीके के जो जंतु होते हैं उन्हीं से तैयार होता है कौन है? मूंगा, ठीक है ना। तो ये भी एक बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, हालांकि ये दिखता पत्थर जैसा है, वो अलग बात है। अगला प्रश्न, हाथी दांत टस्क क्या है? कौन से दांतों का रूपांतरित स्वरूप है? तो ऊपरी कृंतक दांत यानी कि इनसिजर दांत। ये ऊपर के दांत होते हैं हाथी में, नीचे के दांत नहीं होते, ऊपर के दांत। और ऊपर के भी कौन से दांत होते हैं? इनसिजर, कृंतक दांत। ऐसे दांत जो भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं, है ना, काटने वाले दांत वैसे। लेकिन इसमें तो वो आभासी है, वो काटने का भी काम नहीं करते, है ना, आभासी दांत है, वो काटने का भी वर्क नहीं करते हैं वो। इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी हल कर पाएंगे। अब देखो, क्विनिन नाम की औषधि है, ठीक है ना, क्विनिन, और हम लोग कुनेन भी कह देते हैं दोस्तों, कुनेन, दोनों ही वर्ड मैंने लिख लिए हैं। सिनकोना वृक्ष की किस भाग से प्राप्त होते हैं? सिनकोना तो क्या उपयोगी है? छाल है। सिनकोना का पूरा नाम लिख देता हूँ, सिनकोना का पूरा नाम होता है देखो, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, ठीक है ना। तो सिनकोना ऑफिसिनेलिस नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का पादप है। अगला और सुन लें, सॉरी, सिनकोना ऑफिसिनेलिस नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाली औषधि है कुनेन, जिसका मलेरिया में यूज किया जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? सबको पता है, एपीकल्चर कहलाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मधुमक्खी का जो नाम होता है वो क्या होता है? एपी से
इंडिका। मधुमक्खी का नाम होता है एपिस इंडिका, इसलिए उसका परिवर्धन करना क्या कहलाता है, एपी का क्या करना, कल्चर करना, ठीक है ना। सिल्वी कल्चर में क्या होती है, वनों की खेती होती है, वनों की खेती सिल्वी कल्चर कहलाती है दोस्तों। सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है। क्यों, क्योंकि रेशम का रेशा सेरनिन प्रोटीन से बना होता है। जलीय संवर्धन एक्वाकल्चर, इसका मतलब केवल जल की उपस्थिति में मृदा विहीन पादपों का, मृदा विहीन पादपों का विकास करना, ठीक है ना। कहने का मतलब एक ऐसी पद्धति मृदा विहीन पादपों का विकास करना या पादपों को उगाना, यानी कि पादपों को बिना मिट्टी के उगाने की पद्धति है, ठीक है ना। इसे अपने एक्वाकल्चर कहते हैं। और इसी को हम लोग एक और नाम दिया करते हैं आजकल, तो वो नाम है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। इस तरीके से भी हम इसको बखूबी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न सुने, रेशम किसका बना होता है, तो मैं आपको बता दूं रेशम किसका बना होता है, सेरेसिन प्रोटीन का बना होता है, सेरेसिन प्रोटीन का बना होता है। यही कारण है कि इसका कल्चर करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइब्रोइन, फाइब्रोइन प्रोटीन। तो या तो ऑप्शन में सेरेसिन प्रोटीन बनता है या फिर क्या बन जाता है, फाइब्रोइन प्रोटीन, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं, फाइब्रोइन प्रोटीन। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन जो है हम लोग सही कर पाएंगे, ठीक है ना। मकड़ी का जो जाला होता है ना, मकड़ी का जो जाल होता है, ठीक है, वह भी इसी प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है ना। अगला सुने, अगला है निम्नलिखित में से एक तना बताना है, ठीक है ना। तना क्या है, आलू क्या है, एक तना है, भूमिगत तना। आलू क्या है, एक भूमिगत तना है। सभी को इस बात की तो जानकारी है ही, आलू भूमिगत तना है। टमाटर क्या है, एक प्रकार का फल है। सलगम क्या है, एक प्रकार की जड़ है। कैसी जड़ है, कुंभी रूपी जड़ है, कुंभी रूपी जड़ है। यह क्या है, एक प्रकार की पादप की पत्तियां होती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आते हैं पेपरों में बहुत बार, फल से प्राप्त होने वाला मसाला बताओ। वैसे तो मतलब इस प्रश्न को विभाग ने डिलीट किया था, लेकिन काली मिर्च जो होती है वो सूखे फल होते हैं इसके, ठीक है ना। काली मिर्च जो होती है ना वो सूखे फल होते हैं इसके। धनिया और सौंफ इसके क्या होते हैं, बीज होते हैं। लौंग क्या होती है, पुष्प कलिका। ये वाला प्रश्न आने की उम्मीदें हैं, आजकल इस तरीके के प्रश्न पेपरों में आते हैं, पुष्प कलिका, ठीक है ना। लौंग पुष्प कलिका होती है, ये वाला पेपर में आने लायक प्रश्न। हमारे हिसाब से तो काली मिर्च इसका आंसर निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी विभाग ने इसको डिलीट किया था उस समय, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पेड़ जिसके तन पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें आ जाएगा लासोनिया, ठीक है ना। इसका उपयोग जो है, इसके पत्तियों का उपयोग जो है हम किस में करते हैं, मेहंदी के रूप में करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अकेसिया बोलते हैं बबूल को, अकेसिया बोलते हैं बबूल को। यह नील, जिससे अपने वर्णक तैयार करते हैं ना, नील कलर तैयार करते हैं। फाइकस, फाइकस अपने किसको बोलते हैं, जिससे अपने अपने इसकी रबड़ की प्राप्ति कर सकते हैं, रबर की प्राप्ति, ठीक है ना। रबर की प्राप्ति जिन पौधों से की जाती है उनका नाम होता है फाइकस। अब इसका पूरा नाम वैसे बता देता हूं, वो है फाइकस इलास्टिका, फाइकस इलास्टिका। इसी पादप से भारतीय रबर की प्राप्ति होती है, भारतीय रबर की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस प्रश्न को कवर कर सकते हैं। मेहंदी लासोनिया, आप वर्ड याद रखें। अच्छा, कई बार देखो ऐसे है ना, बच्चों को याद भी नहीं रहते, तो ये बहुत प्रसिद्ध है, ये किताबों में बहुत फेमस है। अगर ये आपको याद आते हैं तो एक आधा तो फिर आप मेंटेन कर सकते हैं थोड़ा, है ना। मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा सोच के आप इस तरीके के प्रश्नों को हल कर पाते हैं। निम्नलिखित में से खरपतवार नाशी बताओ, खरपतवार नाशक बताओ। 2,4-D खरपतवार नाशक है। अगर इससे पहले वाला वीडियो देखा आपने जूनियर अकाउंटेंट वाला, उसमें 2,4-D को पूछा गया क्या है, खरपतवार नाशी। उसमें प्रश्न देके पूछा 2,4-D क्या है, खरपतवार नाशी। इसने पर्सन ने खरपतवार नाशी दे दिया और नाम पूछ दिया कि कौन है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला। ये भी समझ लो ना, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को
नष्ट करने वाला। डीडीटी जो है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है ना, पूरा नाम लिख देता हूँ ना, वरना आप सोचेंगे बोल तो दिया लिखा नहीं। डीडीटी डाई क्लोरो डाई पेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। बीएचसी का पूरा नाम आपको बता देता हूं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। एल्ड्रिन एक प्रकार का कीटनाशी है, इंसेक्टिसाइड है, ठीक है ना, एल्ड्रिन एक प्रकार का कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड है। और बीएचसी और ये जो है ना, ये पीड़कनाशी होते हैं अपने आप में, ठीक है ना, ये पीड़कनाशी होते हैं, पीड़कनाशी पेस्टिसाइड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या आंसर निकालना है, 2,4-D, ये एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला शाकनाशी होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न, और ये देखो रिपीट आ रहे हैं प्रश्न, ये बहुत अच्छे प्रश्न है। एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक औषधि है कोई, ठीक है ना, इसका निर्माण किससे किया जाता है, कवक से। अब मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। यह कैंसर का उपचार करने वाली औषधि, यह कैंसर का उपचार करने वाली औषधि है, ठीक है ना, ये भी आप थोड़ा याद रखें, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब सुने अगला प्रश्न, डीएनए का चाकू किसे कहते हैं। चाकू का मतलब है काटने वाला। डीएनए सूत्रों को काटने वाला कौन होता है, तो मैं आपको बता दूं, डीएनए सूत्रों को काटने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यह है। यह प्रश्न आरएएस भर्ती परीक्षा में भी आ रखा है, मैं आपको बता, आरएएस प्री 2015-16 का एग्जाम देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न है। लाइगेज है, इसको बोलते हैं आणविक सीवनकार, आणविक सीवनकार। कहने का मतलब अगर कैंची काटती है तो सुई उसको क्या करती है, सीलने का काम करती है। तो डीएनए अणुओं को काटने वाला तो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उनको वापस जोड़ने वाला जो है वो है लाइगेज एंजाइम। गायरेज और एलिकेज इस तरीके के एंजाइम डीएनए से संबंधित एंजाइम नहीं है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का प्रश्न भी हमारे पेपरों में बन सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है काइमेरिक डीएनए कौन सा मतलब कहलाता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है पुनः संयोजी डीएनए, ठीक है ना, पुनः संयोजी, पुनः संयोजी डीएनए जो होता है ना उससे काइमेरिक डीएनए कहते हैं। ये प्लास्टिड डीएनए जिसको इसने बोला ना प्लास्टिड डीएनए, ठीक है, ये प्लांट्स में पाया जाने वाला डीएनए होता है, ठीक है ना, प्लांट्स में हरित लवक में पाया जाने वाला डीएनए। राइबोसोमल डीएनए आरडीएनए इसने बोल दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से डीएनए होता है, उसे अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। पेड़ पौधों में पाए जाने वाले डीएनए का इसने अलग से नाम दे दिया, ठीक है ना। एक डीएनए और होता है इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि वाहक के रूप में काम करता है। जीवाणुओं में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त उपस्थित वर्तुल डीएनए प्लाज्मिड कहलाते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन के वेक्टर अर्थात वाहक के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला सुने, बंदर का क्लोन बताना है। वैसे तो ये प्रश्न बहुत ही अलग तरीके का प्रश्न है, क्योंकि जो इसमें आंसर दिया गया है वो सर्च करने पर भी नहीं मिलता है ना। इसमें आंसर दिया गया है एंड्री, ठीक है, वास्तव में इसमें प्रसिद्ध है डोली। डोली एक भेड़ का क्लोन है दोस्तों, यह एक भेड़ का क्लोन है जो स्कॉटलैंड में तैयार किया गया था, रोसलिन संस्था में, स्कॉटलैंड रोसलिन संस्था में, ठीक है ना। तो ये थोड़े से डोली वाला ज्यादा प्रसिद्ध है, वैसे इसका आंसर जो है ये एंड्री नाम से आंसर है इसका, है ना। और वैसे जो और भी इसमें बताए गए हैं उनका नाम है, एक का तो नाम है टेट्रा, ठीक है ना, बंदर का जो क्लोन फेमस है वो टेट्रा नाम से फेमस है, ठीक है। अगला प्रश्न समझते हैं, निम्नलिखित में से ट्रांसजेनिक जंतु, इसमें सीधा सीधा मैं बता दूं ये दोनों तो है पादप, पोमेटो और प्लम कोट, ये तो पादप है, ये तो एक प्रकार का मतलब समझ लो ड्राई फ्रूट जैसा होता है। और पोमेटो जो है ना, पोमेटो क्या है, पोमेटो होता है एक प्रकार का, आपको मैं बता दूं ट्रांसजेनिक पादप। यह एक प्रकार का आलू और टमाटर का दोनों का संयुक्त स्वरूप है, ठीक है ना। और जो ये जो इसमें वर्ड आ रखा है, जो इसका नाम वैसे जीप रख रखा है, वैसे इसका नाम गीप होता है, ठीक है ना, गीप, जीप नहीं है, गीप नाम है। और इसका भी अगर अपने पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो आपको कुछ और चीजें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर पहला वर्ड है
जी, जी किससे लिया गया है? गोट से। गोट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बकरी। और जो ये ईप डबल ईपी है ना, ये वर्ड लिया गया किससे? सीप से। और सीप का मतलब क्या होता है? भेड़। तो यह बकरी और भेड़, बकरी और भेड़ दोनों का क्या है? मतलब दोनों का संयुक्त रूप है। तो मैं ये कह सकता हूं यह भेड़ और बकरी दोनों का संकर है। संकर माने हाइब्रिड है। वास्तव में है तो हाइब्रिड, लेकिन इसमें फिर भी इसको ट्रांसजेनिक माना गया है। ठीक है ना? तो ये भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं और आगे। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चर्चा में है इसरो, बहुत ज्यादा चर्चा में है ना? चंद्रयान 3 जब से लॉन्च किया, आदित्य L1 जब से लॉन्च किया, विश्व भर में सुर्खियों में आ रहा है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है। सभी को पता है, ये कोई नई बात नहीं है। अगला बढ़ते हैं। स्पुतनिक 2 में भेजे गए कुत्ते का नाम क्या था? इसका नाम था लाइका। इसका नाम क्या था? लाइका। ये अखबारों में बहुत बार प्रश्न आ रखा है। ठीक है ना? स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित एक प्रश्न है। लाइका नाम की कुतिया को, एक फीमेल थी ये, मतलब एक मादा कुतिया थी, उसको भेजा गया था। ठीक है ना? स्पुतनिक 2 में रूस की तरफ से। ठीक है, रूस की तरफ से जो एक मतलब अंतरिक्ष में भेजा गया जो यान था, उसमें कुतिया को भेजा गया था, एक फीमेल डॉग को भेजा गया था, जिसका नाम रखा गया था लाइका। अगला देखिए, फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट क्या कहलाते हैं? फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट कहलाते हैं पीड़क। ये पीड़ नाम लिखा हुआ है, वैसे इसका पूरा नाम होता है पीड़क। ठीक है ना? यही कारण है कि इनका नियंत्रण करने हेतु हम लोग किसको पढ़ा करते हैं? पेस्टिसाइड को पढ़ा करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पेस्टिसाइड आपने नोटिस किया होगा, आजकल जो दान मंडियां होती है वहां पर नाम लिखा होता है पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया एक वर्ड है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं और आगे। WWF का चिन्ह यानी कि इसका सिंबल बताना है। WWF का सिंबल जो है वो है पांडा। यह वर्ल्ड वाइड फाइट नहीं है। WWF का यहाँ जो मीनिंग निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? देखो, वर्ल्ड पहला, वाइल्ड लाइफ दूसरा। ठीक है ना? विश्व स्तर का जंगली जीवों का जीवन, और F से बनेगा फंड। ठीक है ना? तो इसका जो सिंबल है, इसका जो एक प्रकार से प्रतीक दिया गया है, वो किसको दिया गया है? पांडा को इसका सिंबल बनाया गया है। ठीक है ना? तो आज के हमारे 25% जो LDC एग्जाम से संबंधित थे, लिखा हुआ है LDC 2011 साइंस के 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। इसका दूसरा भाग अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा, जिसमें आप लोगों को शेष 25 प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। हालांकि 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन भी करवा सकते हैं, लेकिन वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। देखते आप वैसे भी पूरा नहीं हो, तो अगर पूरा 50 प्रश्नों को बना दिया तो आप वैसे ही नहीं देखेंगे। तो इन प्रश्नों को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल जो एग्जाम्स का जो पैटर्न है, उसमें किस तरीके से प्रश्नों की लैंग्वेज बदलती जा रही है। जूनियर अकाउंटेंट क्या पूछ रहे हैं, सुपरवाइजर क्या पूछ रहे हैं, पटवार है, SSC टाइप के एग्जाम्स हैं, इन फ्यूचर CET के पेपर, अभी CET हुआ, तो किस तरीके के प्रश्नों को बार बार रिपीटेडली पूछा गया है। LDC जैसे भर्ती में, स्टेनोग्राफर जैसे भर्ती में 50 और 75 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। CET ने भी पिछली बार लगभग 18 से 20% साइंस के देकर सबको चौंकाया। तो इसका मतलब हमें विज्ञान को हल्के में नहीं लेना। ठीक है ना? एक बार सभी प्रश्नों के कठिनाई स्तर को भांप ले, फिर हम लोग कभी जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ वीडियोज, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, इनकी भी जानकारी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी देने का काम करूंगा। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम।